हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे मैसेजेस मिले, क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल क्लास नहीं हो पाई थी यार, कुछ वॉइस इश्यूज थे, बट आई होप आज वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं और आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी। ठीक है। हाँ, हम लोग आधुनिक भारत और आधुनिक भारत का एकदम फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे भारत में यूरोपियन कंपनीज ने अपना दबदबा फैलाया, कैसे भारत में ब्रिटिशर्स एक पावरफुल कंपनी बने। तो हम लोगों ने शुरुआत से बात करी थी, हमने बात करी थी पुर्तगालियों से, कैसे पुर्तगाली भारत में आए 1498 में, क्या क्या हुआ। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं पिछली दो क्लासेस में जो जो पढ़ा, उसके बाद आज हमारी तीसरा जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यूरोपियन कंपनी भारत की तरफ इंटरेस्ट क्यों होने लगी। क्योंकि अरब लोगों ने यूरोप और भारत के बीच में जो रूट था उस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया जब 1453 में, 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्क लोगों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद टैक्सेशन और ज़्यादा हो गया और इस टैक्सेशन की वजह से यूरोप में क्या हुआ, इंडिया की जो चीज़ें थी वो महंगी बिकने लगी। ठीक है। यवन प्रिया की कहानी हमने देखी थी, काली मिर्च की हमने कहानी देखी थी। हमने ये भी देखा था कि यूरोप के दो देश, एक का नाम था स्पेन और दूसरे का नाम था पुर्तगाल। स्पेन की जो रानी थी उसका नाम था ईसाबेला। उसने कोलंबस को कहाँ के लिए भेजा, रवाना किया इंडिया के लिए, और कोलंबस पहुंच गया यूएसए, अमेरिका पहुंच गया। वहीं पे पुर्तगाल का जो राजा था उसका नाम था हेनरी। हेनरी ने किसको भेजा, बॉर्थोलेम्यू डियास को उसने भेजा। बॉर्थोलेम्यू डियास कहां तक पहुंच गया था, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके दक्षिणतम बिंदु तक वो पहुंच गया था। लेकिन ये डियाज यहां से वापस पहुंच जाता है हेनरी के पास। फिर हेनरी किसको भेजता है, 1498 में हेनरी भेजता है वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली नागरिक होता है जो समुद्री रास्तों से कहां पहुंचा है, भारत पहुंचा है। अच्छा, भारत में अगर यूरोपियन शक्तियों का क्रम देखें तो किस तरह से देखने को मिलेगा, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश, ये कंपनी भारत में आके इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया था। 1487 की हम लोग बात करते थे, बार्थेलेम्यू डियाज ये कहाँ पे पहुंचा था, आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गया था। 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कौन से बंदर का पहुंचा, कालीकट, कैलीकट बंदर का पहुंचा, जहाँ पे अब्दुल मनिक की सहायता से ये कहाँ से, केप ऑफ गुड होप से कैलीकट बंदर का पहुंचा। कैलिकट के जैम्बोरिन ने इसको क्या किया, स्वागत किया, जैम्बोरिन वेलकम हिम। और वास्को डी गामा को इस व्यापार से कितना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे भारत में मौजूद अरब जो व्यापारी थे उन्होंने इनका क्या किया, अपोज किया। उसके बाद हमने बात करी थी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में, जो कौन था, सेकंड पुर्तगाली एक्सप्लोरर था जो भारत में आया, और इसने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री, पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, कोचिन में लगाई। उसके बाद पहला गवर्नर जो आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और सेकंड गवर्नर जो आया उसका नाम था एल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था, एल्फांसो डी अल्बुकर्क था। क्यों था, क्योंकि एल्फांसो ने बीजापुर को कृष्णदेव राय की सहायता से बीजापुर को हरा दिया था, और बीजापुर से गोवा 1510 में हासिल कर लिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तीसरा जो गवर्नर था उसका नाम था नीनो दा कुना, और इसने क्या किया, 1530 में अपनी जो कैपिटल, जो उनका मेन सेंटर था कोचिन से, वो कहाँ शिफ्ट कर लिया, गोवा में शिफ्ट कर लिया था। पुर्तगाली भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं बन पाए ब्रिटिशर्स आने के बाद। उसके पीछे क्या कारण था, पहला जो कारण था वो रिलीजियस इनटॉलरेंस था, धार्मिक असहिष्णुता की जो नीति थी वो थी। दूसरा, इनको गोल्ड माइंस मिल गई थी, और गोल्ड माइंस कहाँ मिली थी, ब्राजील में मिली थी। अरब व्यापारियों ने इनका बहुत विरोध किया था, और वहां के गवर्नर ने क्या किया, आदेश दिया पुर्तगाली आर्मी के सोल्जर्स को कि वो कहाँ पे शादी कर लें, इंडिया की लेडीज से शादी कर लें, गर्ल्स से शादी कर लें, जो भारतीय समाज में कभी उसको मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। फिर भी इनकी तीन नीतियां थी जो हमें पता होनी चाहिए, ब्लू वाटर पॉलिसी, मोनोपोली किसकी होगी, केवल पुर्तगालियों की होगी। उसके बाद आपको एक टोल टैक्स लेना पड़ेगा जिसका नाम था कार्टेस सिस्टम, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था
आर्माडा सिस्टम, वो कैसा था, सुरक्षा के लिए आपके साथ पुर्तगाली जहाज जाएंगे, उसके बिना आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो ये बात करी थी पुर्तगालियों की। उसके बाद हमने ये देखा था कि पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेके आए, बड़े बड़े जहाज जो बनना शुरू हुए वो पुर्तगालियों के बाद बनना शुरू हुआ। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई, टोबैको, मेज, पोटैटो और ग्रीन चिली लेके आए, गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए। इसके अलावा सेंट जेवियर भारत में कब आया था, 1542 में आया था। इसके बाद हमने देखा था डच। भारत में फर्स्ट डच जो ट्रेवलर आया उसका नाम था कार्नेलिस डे हॉटमैन। ये 1596 में आया, करीब करीब 100 साल बाद आया। डच ने अपनी पहली कंपनी जो थी जिसका नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में बनाई। और इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे लगाई, मसूलीपट्टनम में। इसके बाद जो मेन सेंटर इनका बना मसूलीपट्टनम से थोड़ा सा ऊपर गए बंगाल, और बंगाल में इन्होंने चिंसुरा को अपना मेन सेंटर बनाया। उसके बाद एक युद्ध होता है बैटल ऑफ बेदारा, किस किस के बीच में होता है, डच वर्सेस ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा है इस समय, रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा है, और डच यहाँ पे हार जाते हैं। और हारने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, इसी बीच डच लोगों ने 1693 में किस पे अधिकार कर लिया था, कुछ समय के लिए पौंडुचेरी जो है हमारा, पुद्दुचेरी जो है, पौंडीचेरी पे, पुद्दुचेरी पे ये अधिकार कर लिया था। कब, 1693 में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात करी थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की बात करी थी। पहला अंग्रेज जो भारत आया उसका नाम क्या था, उसका नाम था जॉन माल्डन हॉल। 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको एडवेंचर मर्चेंट के नाम से भी आप जानते हो, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से इसको जानते हो। क्वीन एलिजाबेथ ने, अच्छा मर्चेंट एडवेंचर एक प्राइवेट कंपनी, याद रखना किसके कितने शेयर होल्डर थे, 217। क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें जो चार्टर दिया कितने साल का दिया था, 15 साल का दिया, व्यापार पर एकाधिकार। बाद में वो 20 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। इसके बाद वहां के राजा जेम्स ने भारत में जो जहांगीर था, मुगल सम्राट जो था, मुगल बादशाह जो था, उसकी कोर्ट में दो दूत भेजते हैं, 2 अम्बेसडर भेजे जाते हैं जिसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1611 तक जहांगीर के कोर्ट में रहता है, 400 का मनसबदार बना दिया जाता है, लेकिन ट्रेड में कोई रिबेट नहीं पा पाता। जबकि थॉमस रो खुर्रम से मिलता है। खुर्रम के पास मिलने के बाद जहांगीर 10 जनवरी 1616 को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है, टैक्स रिबेट के लिए तैयार हो जाता है। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई थी सूरत में 1608 में। किसने लगाई थी, हेनरी मिडलटन ने। लेकिन यहाँ पे काम काज नहीं शुरू हो पाया था, पहली फैक्ट्री सिर्फ खुली। उसके बाद जो सेकंड फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी सूरत में। सेकंड फैक्ट्री सूरत के बाद लगी मसूलीपट्टनम में। कब लगी थी, 1611 में। इसके बाद गोलकुंडा में कितने पगोड़ास पे, 500 पगोड़ा पे गोलकुंडा में इनको क्या मिल गया, ट्रेड करने का राइट मिल गया। इसे इन्होंने क्या कहा था, ये गोल्डन फरमान मिला। उसके बाद 1633 में इन्हें उड़ीसा में कौन सी जगह है, हरिहर जो जगह है वहां पे व्यापार करने का, वहां पे ट्रेड करने का इनको अधिकार मिल गया। चेन्नई गांव को खरीदा, कब खरीदा, 1639, और नाम बदल के क्या रख दिया, मद्रास रख दिया। क्या बनाया वहां पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने बनाया। ठीक है। इसके बाद शाह सूजा से इसको क्या मिल गई, ट्रेड परमिशन मिल गई। किसने लिए ट्रेड परमिशन, ये ली थी ग्रेवियन वेंटन ने ली थी। और कब ली थी, 1651 में। कहाँ की परमिशन मिली थी, बंगाल में ट्रेड करने की। और इसीलिए आप देखोगे, इसीलिए फैक्ट्री कहाँ लग रही है, हुगली में फैक्ट्री लग जाती है। उसके बाद शादी होती है, कब होती है, 1661 में। पुर्तगाली जो राजकुमार थी ब्रेगेंजा, और जो यहाँ का राजकुमार था प्रिंस, ब्रिटिश प्रिंस जिसका नाम था चार्ल्स, उनकी शादी होती है। दहेज में क्या मिलता है, डॉरी मिलता है 10 पाउंड में। ये जो बॉम्बे, ये किसको दे दिया जाता है, बॉम्बे दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फैक्ट्री लगती है कहाँ पे, बॉम्बे में। इसके अलावा 1698 में, 1698 में बंगाल में 3 गांवों की जमीन बिक रही थी। क्या क्या नाम थे, कालिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। तीनों को खरीदा गया और नाम क्या रख दिया गया, कैलकटा रख दिया गया। क्या रख दिया, कैलकटा रख दिया। ठीक है। 3 प्रेसिडेंसीज हो गई हैं, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक कैलकाटा। 1717 में फारूक सियार से कौन जाके मिलता है, जॉन शर्मन और डॉक्टर हैमिल्टन जाके मिलते हैं। फारूक सियार इनको एक राइट, जो इनके जितनी भी डिमांड थी उन सब पे साइन कर देता है। क्या क्या डिमांड थी, बंगाल पे ट्रेड करने का जो पैसा देना है वो कितना देना है, केवल 3000 रुपए। सूरत में अगर ट्रेड करना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, केवल 10,000 रुपए। सिक्के कहाँ के चलेंगे, बॉम्बे के। और कंपनी कलकत्ता के आसपास जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सकती है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज जो हमें बात शुरू करनी है वो बात शुरू करनी है डेनिश लोगों से। कहां से बात शुरू करनी है, डेनिश लोगों से हमें बातचीत शुरू करनी है।
कर लेते हैं डेनिश लोगों से। डेनिश लोग जो इन्होंने कंपनी बनाई वो कब बनाई, 1660 में। और कंपनी का नाम क्या रखा गया, कंपनी का नाम रखा गया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला जो मेन सेंटर बनाया उसका नाम था सीरमपुर। कहाँ पे, बंगाल में। ज्यादा देर रुके नहीं डेनिश लोग, इनको समझ में आ गया कि अब ब्रिटिशर्स आ गए हैं। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे उस समय। इनको ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि हमारा व्यापार भारत में नहीं जम पाएगा। इन्होंने क्या किया, देखा कौन सी जो पावरफुल पार्टी है, पता लगा ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल पार्टी है, तो जो भी ट्रेड या जो भी व्यापारिक सेंटर थे सारा व्यापार किसको बेच दिया गया, ब्रिटिशर्स को बेच दिया गया। और 1853 में भारत से ये चले गए थे। अपना सारा व्यापार किसे छोड़ के दे गए, सारा व्यापार ब्रिटिशर्स को देके चले गए। तो अब आप कुल मिला के देखोगे पुर्तगाली का बहुत एरिया लिमिटेड रह जाएगा। उसके बाद डच लोग आए, डच लोगों के पास भी एरिया बहुत लिमिटेड रह गया। बैटल ऑफ बेदारा के बाद तो खत्म ही हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए जो रहेंगे, डेनिश आए, डेनिश सारा व्यापार किसको बेच के जा चुके हैं, सारा व्यापार ब्रिटिशर्स को बेच के जा चुके हैं। इसके बाद डेनिश लोगों के बाद भारत में जो एंट्री होती है भारत में फ्रांसीसी लोगों की। किसकी, फ्रांसीसी लोगों की। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप में भी एक बहुत बड़ी पावर थी। कौन, फ्रेंच। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। फ्रांस को उसने क्या बनाया, एक पावरफुल सेंटर बनाया। यस और नो। तो उस समय फ्रांसीसी कंपनी भारत में आती है। उस समय उनका राजा था, राजा 1664 में राजा जो था उसका नाम था किंग लुइस 14 है। इनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था कॉलबर्ट। लुइस का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, कॉलबर्ट। कॉलबर्ट ने कहा कि यार राजा जी आप सुनो, पुर्तगाली लोग गए, डच लोग गए, ब्रिटिशर्स गए, डेनिश गए, हम लोग कहाँ हैं, हमारा ध्यान कहाँ है। तो लुइस ने कहा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या बनाओ, सबसे पहले कंपनी बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, कंपनी बनाओ। कंपनी का नाम क्या रखा गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उस कंपनी का नाम था। कौन बना रहा है, राजा बना रहा है। तो ये जो कंपनी बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कैसी कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे अपने पीएसयूज है, पीएसयूज तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। ये पूरी तरीके से किसके अंतर्गत कार्य कर रही थी, सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही थी। तो ये बात ध्यान रखना कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी डिसीजन लेने होंगे वो वहां का कौन लेगा, वहां का राजा लेगा, वहां की सरकार लेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फ्रांसीसी जब भारत में आए तो इन्होंने सबसे पूछा कि भाई इंडिया में सबसे पावरफुल जो यूरोपियन कंपनी है या सबसे सक्सेसफुल यूरोपियन जो कंपनी है वो कौन सी है। तो पता लगा ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे ज्यादा क्या है, सक्सेसफुल है। तो अब क्या किया जाए, सक्सेसफुल आदमी है तो उसको फॉलो कर लिया जाए भाई। या तो खुद गलती करके सीखो या दूसरों की गलती से सीख जाओ। तो फ्रांसीसी लोगों ने सेम काम किया जैसे आप करते हैं। भाई कोई भी टॉपर है, एक बार वो टॉपर बन गया, उसकी स्ट्रेटेजी आपने देखी और उस पर आप चलना शुरू कर देते हैं। फ्रांसीसी लोगों ने भी सेम काम करना शुरू किया। फ्रांसीसी लोगों ने पूछा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो पता लगा पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, सूरत में लगी थी, जिसमें काम शुरू नहीं हुआ था। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं, फर्स्ट फैक्ट्री 1668 में लगाई, कहाँ पे, सूरत में लगाई। अच्छा, दूसरी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ लगाई थी, सब सूरत में काम शुरू नहीं हुआ था तो वो कहाँ चले गए थे, मसूलीपट्टनम चले गए थे। तो हम भी कहाँ चले जाएंगे, मसूलीपट्टनम चले जाएंगे। सेकंड फैक्ट्री भी कहाँ लगा दी, मसूलीपट्टनम में लगाई 1669 में। ठीक है, चलो उसके बाद इनको पता चला कि उन्होंने कुछ गांव खरीद लिए थे और गांव खरीदने के बाद वहां पे क्या बनाए थे, फोर्ट बनाए थे। क्या बनाए थे, फोर्ट बनाए थे। तो फ्रांसीसी ने बोला कि भाई हम लोग भी क्या जमीन खरीदेंगे और क्या बनाएंगे, हमारा फोर्ट बनाएंगे। तो इन्होंने अपना जो फोर्ट बनाया वो कहाँ बनाया, पुद्दुचेरी में बनाया। तो पुद्दुचेरी को फ्रांसीसी अपना मेन सेंटर बनाएंगे, आगे हम देखेंगे। मेन सेंटर क्या रहेगा, पुद्दुचेरी रहेगा। और यहाँ पे जो फोर्ट बना, फोर्ट का नाम रखा गया फोर्ट लुइस। राजा का नाम क्या है, लुइस है। भाई आज इंडिया में कोई भी इंपॉर्टेंट मिशन हो रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, इनका ही आप नाम लोगे। तो सिमिलरली यही हो रहा था कि फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का राजा था लुइस। तो उसके नाम पे क्या बनाया गया, फोर्ट बनाया गया। कहाँ बनाया गया, पुद्दुचेरी में बनाया गया। पुद्दुचेरी बोला नहीं जा रहा था, फ्रांसिस ने नाम बदल के क्या रख दिया गया, पांडुचेरी उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर पता चला कि ब्रिटिशर्स इसके बाद कहाँ गए थे, ब्रिटिशर्स जहां पे
हर इंसान की, हर व्यापारी की नजर रहती है, वहां गए थे, जिसका नाम था बंगाल। तो ये लोग भी कहाँ गए? बंगाल गए। कहाँ बंगाल में? कहाँ? 1674 में एक जगह है चंद्रनगर, चंद्रनगर को खरीदते हैं, कहाँ पे? बंगाल में। और क्या बनाते हैं वहां पे भी? अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। कब? 1692 में। ठीक है। तो ये जो पार्ट रहता है किसका रहता है? फ्रांस का। तो आप देख रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ पे चल रहा है। जो जो ब्रिटिशर्स ने किया, जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वो सारी चीजें कौन कर रहा है? वो सारी चीजें कर रही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। ठीक है ना? कॉलबर्ट का नाम याद होना चाहिए। कब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी फ्रेंच की, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन सा फोर्ट बनाया, ये पता होना चाहिए। कहाँ पे फोर्ट बनाया? पुदुचेरी में फोर्ट बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल में जो सेंटर था चंद्रनगर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फ्रेंच की कहानी है। फ्रेंच की कहानी हम आगे भी देखेंगे जब हम एंग्लो और जो फ्रेंच वॉर है, कैनेटिक जो वॉर्स हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे, तब हम और कहानी देखेंगे फ्रेंच कंपनी की। उसके बाद जो भारत में आए, उन लोगों का नाम था स्वीडिश। उन लोगों का नाम था स्वीडिश। स्वीडिश लोग 1731 में भारत में आए। कब आए? 1731 में भारत में आए। तब तक क्या होता था? तब तक सारा कद्दू बच चुका था, अब कुछ नहीं बचा था। अब जितने भी पावरफुल कंपनीज थे, उन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर लिया था। स्वीडिश लोगों को ये बात समझ में आ गई। स्वीडिश लोगों ने इंडिया के साथ, इंडिया में ज्यादा एंट्री करने की कोशिश ही नहीं की। स्वीडिश लोगों ने कहा कि हम इंडिया में नहीं, हम किसके साथ व्यापार करेंगे? हम लोग चाइना के साथ व्यापार करेंगे। लेकिन कंपनी का नाम क्या रखा गया? कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या था? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कि स्वीडिश लोगों ने भारत के साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं किया था। ठीक है। जहां से सवाल बनते हैं वो है ये कहानी, प्री में भी और मेंस में भी। इसका नाम है कार्नेटिक वॉर्स, या इन्हें कहा जाता है ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच वॉर, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्नेटिक। लिखा हुआ है कार्नेटिक। जैसे ही कार्नेटिक आप पढ़ोगे, दिमाग में भारत का राज्य कौन सा आएगा? कर्नाटक। आपसे अगर कोई सबसे पहले बिना पढ़े, आपसे आपका बिना पढ़े, जब तक आपको जानकारी नहीं है कि कर्नाटक और कर्नाटक में क्या डिफरेंस है, अगर पूछा जाए तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम ही होंगे शायद। लेकिन जो कर्नाटक है, ये जिस कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, जिस कर्नाटक में वॉर हुआ था, ये एक रियासत है, एक प्रिंसली स्टेट है। और ये प्रिंसली स्टेट कहां पर स्थित है? ये प्रिंसली स्टेट आज के तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे? आज के तमिलनाडु के, प्रेजेंट डे तमिलनाडु जो है, उसमें एक जगह है जिसका नाम है कर्नाटक। ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कर्नाटक और कर्नाटक में। ठीक है। अच्छा, कौन दो पावर बची? आपने देखा स्वीडिश चले गए, डच लोग चले गए, उससे पहले डच चले गए, डच से पहले पुर्तगाली एक छोटे से एरिया में सिमट के रह गए। तो सिर्फ दो ही तो पावर है मेन जो रह गई है इंडिया में। कौन कौन सी रह गई है? एक रह गया ब्रिटेन और दूसरा रह गया है फ्रेंच। एक रह गया है ब्रिटेन और दूसरा रह गया है फ्रेंच। अच्छा, अब एक म्यान में क्या दो तलवार रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं रह सकती। तो सेम चीज यहां पे हो रही है इंडिया में, और ना केवल इंडिया में। जबकि आप देखोगे फ्रेंच और ब्रिटिश यूरोप के अलावा, इवन यूरोप में भी थे तो लड़ रहे हैं। यूरोप के अलावा जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी, वहां पे भी हमेशा लड़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को अपनी सुपीरियरिटी, कि मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, ये चीज यहां पे प्रूव करनी थी। ठीक है। तो आप हर जगह देखोगे ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच वाले वॉर आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड पे। तो इंडिया भी दोनों की कॉलोनी है, और दोनों बिल्कुल पास पास में है। कैसे पास पास में? फ्रेंच का इंपॉर्टेंट सेंटर क्या है? पुदुचेरी है। और ब्रिटिशर्स का इंपॉर्टेंट सेंटर क्या है? प्रिंसली। अगर आप देखोगे, हमने जो प्रेसिडेंसीज की बात करी थी, उसमें एक प्रेसिडेंसी है मद्रास। तो पुदुचेरी और मद्रास बहुत क्लोज विसिनिटी पे, तो आपस में क्या करेंगे? वॉर करेंगे। तो तीन वॉर होते हैं किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। और इन वॉर्स को जहां पे लड़े गए ये वॉर्स, उस जगह का नाम है कर्नाटिक वॉर, इसलिए कहा जाता है। कर्नाटक में लड़े गए, और ये कर्नाटक कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, पहला कर्नाटिक वॉर, ये हमारी आज़ादी से समझना 200 साल पहले लड़ा जा रहा है। 1746 1747, हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो करीब 200 साल पहले युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है। क्या कारण थे? कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है। ऑस्ट्रिया में हो क्या रहा था? ऐसे समझो बहुत आसान भाषा में, कि ऑस्ट्रिया में राजा मर चुका है। राजा के बाद दो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग क्या बन जाए? ऑस्ट्रिया के किंग बन जाए। एक ए है और दूसरा बी है। ए को मानो सपोर्ट कर रहा है फ्रेंच,
ए को सपोर्ट कर रहा है फ्रेंच और बी को सपोर्ट कर रहा है कौन, ब्रिटिशर्स, तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो सेम ये रीजन था कि इसका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, और इसकी वजह से भारत में युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध का नाम क्या है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। कब से कब तक, 1746 से 1747 तक, ठीक है। इसलिए इंडिया में आप देखोगे मद्रास वर्सेस पुदुचेरी हो रहा है। अब ब्रिटेन, ब्रिटेन की तरफ से जो इंडिया में कैप्टन था, स्पेशली ये नेवी का, नेवी का इनका ऑफिसर था जिसका नाम था बार्नेट, जिसका नाम था बार्नेट। ये मद्रास में था, मद्रास चेन्नई वाला इलाका, बिल्कुल पास से कोस्टल एरिया चेन्नई आप देखोगे, और वहां से पुर्तगाली जहाज जा रहे थे। कौन जा रहे थे, पुर्तगाली जहाज जा रहे थे। अब आप इसको बिल्कुल इस तरीके से देखो कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की सड़कों पर आपने किसके झंडे देखने को मिले थे, भारत की सड़कों पर आपको पाकिस्तान के झंडे देखने को मिले, और पाकिस्तान के झंडे पे लोगों ने अपनी गाड़ियां चलाई, जूते रखे, और बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें हुआ था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये बार्नेट ने, सोचो जब फ्रेंच शिप पे फ्रेंच फ्लैग्स देखे होंगे तो इसको भी बड़ा गुस्सा आया होगा। अच्छा, ब्रिटेन की नेवी उस समय विश्व की सबसे अच्छी नेवी में थी, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नेवी कौन है, ब्रिटिश नेवी है। उस ब्रिटिश नेवी का ऑफिसर इंडिया में मद्रास में है और उसका नाम है बार्नेट। वो किसके फ्लैग देख रहा है शिप्स पे, वो देख रहा है फ्रेंच फ्लैग, गुस्सा आएगा। सेम चीज हुआ उसके साथ कि उसको गुस्सा आया बार्नेट को, और बार्नेट ने क्या किया, सारे शिप्स को कैप्चर कर लिया, सारे शिप्स को कैप्चर कर लिया। उधर पुदुचेरी में फ्रेंच गवर्नर कौन बैठा हुआ था, डुप्लेक्स बैठा हुआ था। डुप्लेक्स ने कहा भाई शाम हो गई, अभी तक शिप्स नहीं है, तो उसने फोन किया। डुप्लेक्स को ये बात पता चली कि हमारे जो शिप थे वो किसने कैप्चर कर लिए हैं, बार्नेट ने कैप्चर कर लिए हैं। किसने कैप्चर कर लिए, बार्नेट ने कैप्चर कर लिए। डुप्लेक्स ने तुरंत दूसरा फोन लगाया, और दूसरा जो कॉल लगाया उसने, वो कहाँ लगाया, उसने लगाया मॉरिशियस। कहाँ लगाया, मॉरिशियस। किसको लगाया, उसका फ्रेंच एक ऑफिसर था ला बुर्दने, क्या नाम था, ला बुर्दने। कहाँ पे था, मॉरिशियस में। बिल्कुल जैसे आपकी कुछ भी किसी से कहाँ सुनी हो जाती है तो सबसे पहले आप अपने मित्र को फोन करते हो कि भाई यूनिवर्सिटी गेट पे आ जाओ, आया ना, या ओल्ड राजेंद्र नगर में पंगा हो गया है, जो फ्रेंड ढाबा है उसके पास में आप आ जाओ, इसी तरीके से बातचीत होती है। तो सेम चीज हो रही थी यहाँ पे। जब यहाँ पे बार्नेट ने शिप पकड़े तो डुप्लेक्स ने किसको फोन लगा लिया, अपने दोस्त को फोन लगा लिया, ला बुर्दने को। ला बुर्दने मॉरिशियस से आया और किसको हरा दिया, यहाँ पे बार्नेट को हरा दिया जाता है। और कौन जीत जाते हैं, फ्रेंच जो लोग हैं यहाँ पे जीत जाते हैं। ला बुर्दने पहले बात करने जाता है किससे, बार्नेट से। ला बुर्दने जब बार्नेट से बात करने गया तो बार्नेट ने उससे क्या कर दिया, उसको बहुत पैसा दे दिया। बार्नेट ने पैसा दिया, इंटेलिजेंट आदमी था बार्नेट। ला बुर्दने वो पैसे लेके कहाँ चला जाता है, वापिस मॉरिशियस चला जाता है। डुप्लेक्स को ये बात जब पता चली कि ला बुर्दने ने पैसा ले लिया है किससे, बार्नेट से, तो डुप्लेक्स को भी लगा कि मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। दूसरी चीज, ना केवल डुप्लेक्स ने बार्नेट से पैसा लिया बल्कि मद्रास, मद्रास के आसपास जो इलाका था उसको कैप्चर कर लिया। अब मद्रास पे जो कंट्रोल था वो किसका हो गया था, फ्रेंच लोगों का कंट्रोल हो गया। तो अब दो सेंटर बन चुके हैं, पुदुचेरी बन चुका है और मद्रास बन चुका है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसी समय जो ये वॉर था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, भाई असली कारण तो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स जिसकी वजह से लड़ रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार ये खत्म हो जाता है। और इस समय एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। एक्सला चैपले, ये जर्मनी में ये ट्रीटी साइन होती है, एक्सला चैपले। और इसमें ये होता है कि भाई जो भी अभी तक युद्ध हुआ उसको रोक दिया जाए, ये रोक दिया गया। अब ब्रिटिशर्स वहां जाके ये बात बोलते हैं कि साहब आपने ये युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन डुप्लेक्स ने क्या किया है, अपने दोस्त को बुला के हमारे मद्रास को क्या कर लिया, हमसे पैसे भी ले लिए और मद्रास को ऑक्यूपाई भी कर लिया है। जब ये बात लुइस को पता लगी तो लुइस ने कहा कि भाई कंपनी सरकारी है, काम धंधे सारे सरकारी होने चाहिए, हमने तो बिजनेस करने भेजा है, युद्ध करने के लिए तो भेजा ही नहीं है। तो ये बात डुप्लेक्स की, जब ये बात किसको पता लगी, लुइस को पता लगी, तो लुइस ने कहा कि जो अभी आपने मद्रास कब्जा किया हुआ है वो वापस किसको लौटा दिया जाए, मद्रास वापस लौटा दिया जाए, किसको, ब्रिटिशर्स को। पूछा गया भाई आप कहाँ पर हो, तो बोला कि नहीं पुदुचेरी हूं। तो पूछा गया भाई व्हाट्सअप लोकेशन भेजो आपकी, व्हाट्सअप लोकेशन पे कहाँ आ गया, मद्रास में आ गया। तो पूछा मद्रास में क्या कर रहे हो, तो बताया कि बार्नेट ने ऐसा ऐसा किया था, वापस मद्रास किसको दे दिया गया, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, ठीक है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है, आसान सी बात। लेकिन
अब कर्नाटक क्या एक प्रिंसली स्टेट है? कर्नाटक खुद क्या है, सॉरी, इसको इस तरीके से समझो, कर्नाटक खुद एक रियासत है, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, किंग होगा। उस समय कर्नाटक, जब फर्स्ट कर्नाटक वॉर हो रहा था 1746 1747 में, उस समय यहाँ पे जो किंग था कहाँ का, कर्नाटक का, उसका नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन उसका नाम था, ठीक है, अनवरुद्दीन उसका नाम था। डुप्लेक्स डुप्लेक्स जब बार्नेट पे अटैक करने आ रहा था, मद्रास पे जब अटैक करने आ रहा था, तो बात हुई कि कर्नाटक में युद्ध होगा। तो कर्नाटक के राजा से डुप्लेक्स ने बात करी कि यार हम यहाँ पे युद्ध करेंगे और आपको हमारा सपोर्ट करना है। अनवरुद्दीन ने बोला कि भाई मैं क्यों सपोर्ट करूं, और ये कोई वॉर जोन थोड़ी है, ये तो दूसरा एक स्टेट है जहाँ पे आप आके युद्ध कर रहे हो। डुप्लेक्स ने कहा देखो भाई मेरे पास बहुत आर्मी है, अगर आप ज़्यादा नानुकर करोगे तो पहले आपको कब्जा करवाया, आप पे कब्जा करेंगे हम लोग, और फिर किससे लड़ाई कर लेंगे, हम लोग बार्नेट से लड़ाई कर लेंगे। अनवरुद्दीन को ये बात समझ में आ गई कि इन लोगों से हम लोग नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज़, डुप्लेक्स ने कहा कि अगर हम वॉर जीतते हैं तो हम क्या करेंगे, मद्रास को किसके अंदर दे देंगे, कर्नाटक के अंदर दे देंगे, और आपको मद्रास का गवर्नर बना दिया जाएगा। अब अनवरुद्दीन इस बात से बड़ा खुश कि पैसे भी मिल जाएंगे और नई पोस्ट भी मिल जाएगी और मेरे को कुछ करना भी नहीं है। ये चीज हुई, लेकिन ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले जैसे ही हुई, ये सारे प्लान क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन अनवरुद्दीन किसके पास जाता है, डुप्लेक्स के पास जाता है और बोलता है कि भाई ना तो पैसा मिला और ना ही क्या मिला, ना ही पैसा और ना ही मुझे मद्रास मिला, तो मैं क्या करूं। तो डुप्लेक्स ने कहा देखो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये बड़े साहब लोगों ने डिसीजन लिया और मेरे को तो क्या करना है, इसको फॉलो करना है। मना करा अनवरुद्दीन ने। अनवरुद्दीन ने कहा देखो भाई ऐसे बात नहीं चलेगी, या तो पैसा दो या फिर लड़ाई करो। डुप्लेक्स का दिमाग पहले से खराब हो रखा था कि इतनी मुश्किल से मद्रास जीता है और मद्रास एक्सली चैपल की ट्रीटी के बाद वापस इसको दे दिया जा रहा है, ब्रिटिशर्स को दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक वॉर होता है बिटवीन डुप्लेक्स डुप्लेक्स वर्सेस कौन, अनवरुद्दीन। इस वॉर का नाम क्या है, इस वॉर का नाम है बैटल ऑफ सैंथोम। बैटल ऑफ सैंथोम। तो आपसे हो सकता है किसी पीसीएस में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए कि भाई बैटल ऑफ सैंथोम ये किस कर्नाटक जो वॉर है उसका पार्ट है, तो ये फर्स्ट कर्नाटक वॉर का पार्ट है। कौन कौन लड़ रहा है, तो एक तरफ है फ्रेंच और दूसरी तरफ है अनवरुद्दीन। फ्रेंच की तरफ से जो कमांडर यहाँ पे लड़ने आता है, फ्रेंच कमांडर जो था उसका नाम है पैराडाइज। क्या नाम है उसका, नाम है पैराडाइज, फ्रेंच गवर्नर जो आ रहा है। अच्छा, अनवरुद्दीन की तरफ से जो आ रहा है वो है महफूज खान। महफूज खान और पैराडाइज के बीच में लड़ाई हो रही है। अब सोचो महफूज खान अपने साथ 10,000 सोल्जर्स लेके आ रहा है और पैराडाइज के पास मुश्किल से 1,000 सोल्जर्स है। एग्जैक्ट प्रिसाइसली अगर अपन बात करें तो 920 सोल्जर्स है। आपको कतई याद नहीं करने कौन कितने सोल्जर लेके आया है। महफूज खान और पैराडाइज जब आके भिड़े तो क्या लगता है कि कौन सी फोर्स जो है, कौन सी जो सोल्जर्स है जिसके पास ज़्यादा है वो जीत गई होगी, अनवरुद्दीन जीत जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनवरुद्दीन 10,000 सोल्जर्स के बावजूद भी यहाँ पे जो महफूज खान है वो अपने सोल्जर्स को महफूज नहीं रख पाया और वो 920 के आसपास जो सोल्जर्स थे वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो यहाँ पे पहली बार हमको पता लगता है कि कैसे एक डिसिप्लिन जो आर्मी है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ एंकर्स को ये बात कहते हुए, और कुछ हमारे जो सो कॉल्ड बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई हम आर्मी का बजट लगातार क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, आर्मी पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग आर्म फोर्सेस पे। तो आर्म फोर्सेस पे जो खर्चा किया जाता है वो प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, वॉर की तैयारी के लिए किया जाता है। जब आपकी आर्म्ड फोर्स युद्ध नहीं कर रही हैं तो वो युद्ध के लिए तैयार हो रही हैं, बात हमें पता होना चाहिए। और युद्ध की तैयारी में क्या लगता है, युद्ध की तैयारी में लगता है पैसा। एक आर्मी को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। डेली आप देखोगे जो भी पलटन होती है उसको क्या किया जाता है, मार्चिंग करवाई जाती है, डेली सेशंस होते हैं, डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देख पा रहे हो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल की कितने 920 लोग हैं और सामने 1,000 लोग हैं। वो डिसिप्लिन आर्मी है। वो 10,000 लोग कैसे लोग हैं, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो टाइम पे, उनको सैलरी टाइम पे नहीं जा रही है, तो किस तरीके से लड़ पाएंगे, वो डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो इस वॉर में जो सेंट थॉम का जो वॉर हुआ था इसमें कौन जीता जाता है, फ्रेंच लोग यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है, अब याद रखना अनवरुद्दीन
और फ्रेंच के बीच बीच में क्या हो चुका है, वॉर हो चुका है। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? सेकंड कर्नाटिक वॉर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कब हुआ? 1749 से 1754 के बीच में। अच्छा, उसका रीजन क्या था? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का उसका रीजन था ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर। भाई उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। यहां पे जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है, इसके पीछे का रीजन ये है कि भारतीय जो रियासतें हैं उनके बीच में क्या हो रहा था? आंतरिक संघर्ष हो रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में। कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स हैं उसको समझो। भाई अभी हमने देखा कि तीन पार्टी तो पहले हो गई हैं। एक तो है फ्रेंच, एक है ब्रिटिशर्स, और एक अभी जो हुआ था अनवरुद्दीन। ये तीन पार्टी हो चुकी है। अच्छा, ये अनवरुद्दीन कहाँ का है? ये है कर्नाटिक, यहीं का है। अच्छा, इसकी जो कैपिटल थी वो थी आरकाट। ठीक है, ये अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच हुआ था और ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हुआ था। तो दोस्त का दोस्त क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। तो अनवरुद्दीन किसके साथ आके मिल जाता है? ब्रिटिशर्स के साथ आके मिल जाता है। तो अब ब्रिटिशर्स हैं, अनवरुद्दीन है जो कहाँ का है? कर्नाटिक का है। कहाँ का है? कर्नाटिक का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अनवरुद्दीन के एक रिलेटिव थे, अनवरुद्दीन के एक रिलेटिव थे। जब उनको ये बात पता चली कि अनवरुद्दीन हार गया है, और क्यों हारा है? क्योंकि मद्रास का राजा बनना था उसे। और किससे हार गया है? वो हार गया है जब फ्रेंच लोगों से वो हार गया है। जब वो रिलेटिव चांद साहिब जो थे, उनको जब ये बात पता चली तो वो उन्होंने जाके किससे हाथ मिला लिया? उन्होंने जाके हाथ मिला लिया फ्रेंच लोगों से। तो फ्रेंच लोगों के साथ अब कौन आ गया है? अब आ गए चांद साहिब। कौन आ गए? चांद साहिब। किसके रिलेटिव हैं? अनवरुद्दीन के रिलेटिव हैं। वैसे एग्जैक्टली मैं बताऊं, अनवरुद्दीन की जो सिस्टर थी उनके हस्बैंड हैं चांद साहिब। ठीक है, इस तरीके से समझो। दूसरी चीज, वहीं पे एक प्रिंसली स्टेट और था, रियासत और थी, जिसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। हैदराबाद में दो लोग हैं, एक का नाम है मुजफ्फर जंग। क्या नाम है? मुजफ्फर जंग। और दूसरे का नाम है नासिर जंग। दूसरे का नाम है नासिर जंग। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दोनों को क्या बनना है? ये दोनों चाचा भतीजा है। ठीक है, इन दोनों को भी राजा बनना है। तो दो पार्टी लड़ी रही है, एक एक साइड में हो जाते हैं। तो जो नासिर जंग है, जो नासिर जंग है वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास, और जो मुजफ्फर जंग है ये कहाँ चला जाता है? फ्रेंच के पास। तो अब तीन पार्टी बन गई है। देखो, ब्रिटिश की इस तरफ है अनवरुद्दीन जो कर्नाटक आरकाट से हैं, और नासिर जंग जो जिसको कहाँ का राजा बनना है? हैदराबाद का बनना है। फ्रेंच के साथ हैं चांद साहिब। चांद साहिब ये कह रहे हैं कि यार ये तो नहीं बन पाया अनवरुद्दीन, कहाँ का राजा? मद्रास का, तो मेरे को बना दो। तो फ्रेंच ने कहा कि बिल्कुल आपको बना दिया जाएगा। ये किसकी तरफ हो गया? फ्रेंच की तरफ। और जो मुजफ्फर जंग है इसको हैदराबाद का राजा बनना है। नासिर जंग कहाँ चला चुका है? ब्रिटिशर्स के पास। तो ये कहाँ पे आ गए? फ्रेंच के पास। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है, आंतरिक संघर्ष आपको यहाँ पे देखने को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक बैटल होता है इन तीनों, तीन पार्टी है। बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर कब होता है? 1749 में। 1749 में। ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ अंबूर जब होता है, इसके आसपास ही आप देखोगे ये अनवरुद्दीन और ये नासिर जंग, ये दोनों, इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो गई है। जीत क्लियरली कौन जीत रहा है? फ्रेंच जो पार्टी है ये जीत रही है। तो चांद साहिब को नवाब बना दिया गया। कहाँ का? चांद साहिब को नवाब बनाया। अनवरुद्दीन मर गया। कहाँ का था ये? कर्नाटक का। इनको बना दिया गया कर्नाटक का नवाब। कहाँ का नवाब? कर्नाटक का नवाब। मुजफ्फर जंग इसको कहाँ का बनना था? इसको बनना था हैदराबाद का। कहाँ का? हैदराबाद का। कौन जीत गया? सीधा सीधा दिख रहा है, फ्रेंच यहाँ पे जीत जाते हैं। फ्रेंच यहाँ पे जीत जाते हैं। अच्छा, ये जो नासिर जंग है, नासिर जंग जो है इसका एक बेटा है। कौन है? इसका एक बेटा जिसका नाम है मोहम्मद। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं ना सिर्फ आपको स्टोरी के लिए मैं नाम आपको लिखा रहा हूँ। आपको ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये मोहम्मद जंग कहाँ जाता है? ये जाता है ब्रिटिशर्स के पास कि यार अनवरुद्दीन आपके पास आया, ये निपट गया। नासिर जंग आपके पास आए, ये निपट गए। आप क्या करोगे? मैं भी जाऊं या क्या किया जाए? तो ब्रिटिशर्स के पास ये बात पहुंचता है, लेकिन
वहां पे बात नहीं बन पाती है। मुजफ्फर जंग जो होता है, मुजफ्फर जंग जो होता है, ये क्या करता है, हैदराबाद का जो नवाब है, ये मुजफ्फर जंग फ्रेंच लोगों के साथ, मुजफ्फर जंग फ्रेंच लोगों के साथ क्या करता है, सब्सिडरी अलायंस। ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझना। यहां से सवाल इसलिए बन सकता है कि ये पहला एक स्टेट है हमारा जो फ्रेंच के साथ क्या कर रहा है, सबसे पहले फ्रेंच के साथ सब्सिडरी अलायंस कर रहा है। कौन कर रहा है, देखो मुजफ्फर, मुजफ्फर जंग कहाँ का है, हैदराबाद का है। क्या कर रहा है, सब्सिडरी अलायंस किसके साथ कर रहा है, फ्रेंच लोगों के साथ। हुआ ये कि डुप्लेक्स, डुप्लेक्स था, इसने कहा कि यार ठीक है, हैदराबाद अब आपको मिल गया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस हमारी एरिया पे चले आते हैं, पुद्दुचेरी में। मुजफ्फर जंग को ये बात पता थी, कौन सी बात ये पता थी, मुजफ्फर जंग को ये बात पता थी कि मोहम्मद जंग कहाँ चला जा चुका है, ब्रिटिशर्स के पास जा चुका है। तो इसको ये डर था कि कभी ऐसा ना हो जाए कि मोहम्मद जंग, कौन, मोहम्मद जंग ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, ब्रिटिशर्स के साथ मिलके कहाँ पे अटैक कर दे, हैदराबाद के साथ अटैक कर दे। ये बात किसको बताएगी, डुप्लेक्स को बताएगी। डुप्लेक्स क्या था, डुप्लेक्स बिजनेसमैन कम और पॉलिटिकल पावर जिसको ज़्यादा चाहिए, इस तरीके का इंसान था। डुप्लेक्स को ये बात पता चली, उसने इसमें मौका ढूंढा। अब मौका कैसे ढूंढा, डुप्लेक्स ने कहा कि हो सकता है कि ये अटैक कर दे, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक काम करते हैं, जो फ्रेंच आर्मी है, जो फ्रेंच आर्मी है, इसको हम लोग कहाँ छोड़ देते हैं, इसका कुछ पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं हैदराबाद में। कहाँ छोड़ देते हैं, हैदराबाद में, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच आर्मी अगर हैदराबाद रहेगी तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसका खर्चा उठाएगा मुजफ्फर जंग, ठीक है। ये आर्मी क्या काम करेगी, ये आर्मी काम करेगी कि कोई ब्रिटिशर जब अटैक करेंगे कहाँ पे, हैदराबाद पे, तो उनको प्रोटेक्ट कर लेगी। अच्छा, इसके बदले डुप्लेक्स ने क्या लिया, डुप्लेक्स को मुजफ्फर जंग ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे एक रिवर बहती है और इस रिवर का नाम है कृष्णा। क्या नाम है, कृष्णा रिवर। इसका जो भी सदर्न पार्ट है, कौन सा पार्ट, इसका जो भी सदर्न पार्ट है वो मैं आपको दे देता हूँ। किसको देता हूँ, डुप्लेक्स को देता हूँ। अब इसका मतलब कृष्णा नदी के नीचे से जो भी टैक्स आएगा साउथ पार्ट से, वो किसके पास जा रहा है, डुप्लेक्स के पास जा रहा है, ठीक है। अब सब चीजें किसके फेवर में हो रही हैं, आप देख रहे हो, सब चीजें फ्रेंच के फेवर में हो रही हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड कर्नाटिक वॉर चल रहा था और फ्रेंच जो है वो जीत रहे थे। लेकिन लेकिन ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट लेके आने वाला जो इंसान है उसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। याद आ रहा है रॉबर्ट क्लाइव आपको, रॉबर्ट क्लाइव किसको, कौन सा वॉर बैटल था, बैटल ऑफ बेदारा, वही रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, इसको ये बात पता चल गई कि हैदराबाद में तो फ्रेंच आर्मी है, हैदराबाद में तो फ्रेंच आर्मी है, तो यहाँ पे तो लड़ाई करना दिक्कत होगा। लेकिन हमसे जब लड़ाई हुई थी तो हैदराबाद के साथ एक और इंसान था, और वो कहाँ था, वो था कर्नाटक का। कहाँ था, कर्नाटक, जिसकी कैपिटल क्या है, अर्काट। तो क्यों ना किस पे अटैक कर दिया जाए, कर्नाटक पे अटैक कर दिया जाए। कर्नाटक ने कोई सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया अभी तक इसके साथ, फ्रेंच के साथ। रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ कितने सोल्जर्स को लेके जाता है, केवल 210 सोल्जर्स को लेके जाता है। और 210 सोल्जर्स को ले जाने के बाद किस पर अटैक कर देता है, कर्नाटक पर अटैक कर देता है। और कर्नाटक अटैक करने के बाद कर्नाटक को कैप्चर कर लेता है। किसको कैप्चर कर लेता है, कर्नाटक को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, जब ये बात पता चली किसको, लुइस को, ये बात पता चली फ्रेंच में कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारा इलाका कर्नाटक क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। अच्छा, ये बात किसको पता लग गई, फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच किंग को पता लग गई। उन्होंने किससे पूछा, उन्होंने पूछा डुप्लेक्स से, भाई तुझे बिजनेस करने के लिए भेजा था या युद्ध करने के लिए, तू ये सब क्या कर रहा है। डुप्लेक्स को कहाँ बुला लिया जाता है, दोबारा फ्रांस बुला लिया जाता है। और डुप्लेक्स की जगह अब जो न्यू गवर्नर आता है उसका नाम है गोदेहू। क्या नाम है, गोदेहू। गोदेहू बहुत शांत आदमी था। गोदेहू ने कहा कि साहब अभी तक जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी क्षमा याचना करता हूँ, और आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। बोले गलती से काम, ब्रिटिशर्स बोले गलती से काम नहीं चलेगा, आपने हमारा अभी तक क्या कब्जाया हुआ है, आपने हमारा जो भी इलाका कब्जाया हुआ है वो वापस दो। तो इनके बीच में जो साइन होती है उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुद्दुचेरी। क्या कहा जाता है,
ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और इसमें क्लियरली कौन जीत रहा है? ब्रिटिश जीत रहे हैं। अच्छा, जब भी ट्रीटी और ट्रीटी का नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसको समझो। ये ट्रीटी कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है पौंडीचेरी में। कहाँ हो रही है? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी किसका इलाका है? ये फ्रेंच इलाका है। इसका मतलब ब्रिटिशर्स इतने अच्छी तरीके से जीते हैं कि उन्होंने आपकी टेरिटरी में आके क्या करवाई है? आपसे ट्रीटी साइन करवाई है। इसका मतलब फ्रेंच यहाँ पे हार गए। गलती क्या हुई? एक छोटी सी गलती। किसकी गलती थी? वो इनकी भी नहीं थी, कर्नाटक की गलती थी कि उसने सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया। ठीक है, तो ये सेकंड कर्नाटक वॉर इस तरीके से एंड होता है जिसमें कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। फर्स्ट में फ्रेंच जीते हैं, सेकंड में ब्रिटिशर्स जीते हैं। थर्ड कर्नाटक वॉर बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंडिया का वॉर है ही नहीं। देखो, ये वॉर चल रहा है 1757 से 1763 के आसपास तक ये चल रहा है। ये वॉर चला था 7 ईयर अप्रोक्सीमेट। कितने? 7 साल। तो इसे कहा जाता है सप्तवर्षीय संग्राम। ठीक है, कौन किस किस के बीच में संग्राम है? ये संग्राम है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। किस किस के बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। क्यों हो रहा है ये सब लड़ाई झगड़ा 7 साल तक? कनाडा पे क्या करना है? कनाडा जो है, हिंदी में कनाडा बोलते हैं, इंग्लिश में कनाडा बोलते हैं। कनाडा आपको क्या करना है? ऑक्यूपाई करना है। भाई कनाडा किसकी कॉलोनी बनेगा? फ्रेंच कॉलोनी बनेगा या ब्रिटिश कॉलोनी बनेगा? तो कौन लड़ रहा है इसके लिए? इसके लिए लड़ रहे हैं फ्रेंच और ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने देखा था कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स यूरोप में लड़े या यूरोप के अलावा कहीं पे भी लड़े, सब क्या करते थे? जहां जहां कॉलोनी थी सब जगह लड़ रहे हैं। फिर वो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो। हमारे यहाँ पे थे, हमारे यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर दिया? लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, हमारे यहाँ जो लड़ाई होती है उसमें एक बैटल होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसका नाम है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। कौन कौन लड़ रहा है? ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच लड़ रहे हैं। ब्रिटिश की तरफ से जो कमांडर है वो है आयरकूट। क्या नाम है इसका? आयरकूट। और फ्रेंच की तरफ से जो कमांडर है उसका नाम है लेली एंड बुशी। आयरकूट ने लेली एंड बुशी को कूट कूट के मारा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंच लोगों की यहाँ पे हालत खराब हो गई और ब्रिटिशर्स क्या होते हैं? यहाँ पे जीत जाते हैं। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में आप पाओगे कि फ्रेंच लोगों का यहाँ पे एकदम सफाया हो गया, एकदम वॉश कर दिया। कहाँ से? इंडिया से। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब जो पावरफुल यहाँ पे कंपनी बची है, जो पावर अपना चलाएगी, वो कौन बची है? वो केवल ब्रिटिशर्स बचे हैं। फ्रेंच लोगों का दबदबा यहाँ से एकदम खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स वॉन एंड कैप्चर्ड पुदुचेरी। पुदुचेरी को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि 1759 इस समय हो रहा है बैटल ऑफ बेदारा। कौन जीत रहा है? ब्रिटिशर्स। 1760 बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। कौन जीत रहा है? ब्रिटिशर्स। दोनों पावरफुल जो अल्टरनेट ब्रिटिशर्स की कंपनीज हो सकती थी, उन दोनों को यहाँ पे हरा के कहाँ भेज दिया? बाहर भेज दिया। दोनों में क्रिटिकल रोल किसका है? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यार ये, रॉबर्ट क्लाइव, है ना? याद रखना, ब्रिटिशर्स के लिए। हमारे लिए तो इन्होंने हमको तो क्या किया? कॉलोनी बनाया, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट आदमी था रॉबर्ट क्लाइव। आप देखो 210 सोल्जर्स के साथ यार पूरे कर्नाटक पे क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया इस चीज को। ठीक है, ये सप्तवर्षीय युद्ध खत्म होता है और जैसे ही खत्म होता तो एक ट्रीटी साइन होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी का नाम याद इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो रही है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो रही है। इसका मतलब वो कनाडा वाला जो वॉर चल रहा था उसमें कौन हार गया है? फ्रेंच पावर हार चुकी है। कौन जीत चुका है? ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ट्रीटी करेंगे, लेकिन कहाँ पे? आपके घर में आके करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है जिसमें मान लिया जाता है कि ब्रिटिशर्स जीते हैं, फ्रेंच हार गए। तो जो भी कॉलोनीज थी, जो भी जिसने कैप्चर किया हुआ है, वो वापस एक दूसरे को दे दे। इंडिया में क्या कहा गया? इंडिया में कहा गया कि जो जो ब्रिटेन ने जो भी, जैसे बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या क्या कर लिया था? पुदुचेरी पे कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स को कहा गया कि पुदुचेरी वापस किसको दे दिया जाए? फ्रांस कंपनीज को दे दिया जाए। इसके अलावा भी जो जो एरिया था वापस किसको दे दिया? फ्रांस को दे दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोग बंगाल का जो इलाका है, बंगाल का कौन सा इलाका है? चंद्रनगर, ये वापस किसको नहीं देंगे? ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि वो कौन सी जगह थी जो फ्रेंच कंपनी ने ब्रिटिशर्स को नहीं दी थी। कब? ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद चंद्रनगर जो बंगाल का इलाका है वो ब्रिटिशर्स ने वापस किसको नहीं दिया था? फ्रेंच कंपनीज को नहीं दिया था। हालांकि बाद में आप आगे पढ़ोगे कि फ्रेंच कंपनीज को ये चंद्रनगर भी दे देते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ से एकदम
सफाया कर देते हैं, एकदम वॉश कर देते हैं। अब कोई पावर नहीं बची है किसके पास, फ्रेंच कंपनी के पास। तो कौन कौन सी कंपनीज आई थी, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ना वो पेज, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कंपनी आई थी पुर्तगाली, पुर्तगाल के बाद आए थे डच लोग, ब्रिटिशर्स, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। स्वीडिश ने बिजनेस ही नहीं किया, डेनिश सब कुछ दे के चले ही गए। डच हॉलैंड, डच का कौन सा वॉर है, बैटल ऑफ बेदारा, तो ये भी किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स के पास। डेनिश ब्रिटिशर्स के पास, स्वीडिश ब्रिटिशर्स के पास। कहाँ पे धुलाई हो गई अच्छे खासे, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बाद फ्रेंच की भी जो भी सामान था किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास। पुर्तगालियों के पास केवल क्या रहा है, गोवा के आसपास वाला इलाका। तो आप देख रहे हो कि एक जो सिंगल पावर जो बची है इंडिया में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से आप पाओगे कि भारत में जो जो यूरोपियन कंपनीज आई उन सबको किसने हरा दिया है, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया है। ये तो कहानी हुई ब्रिटिश वर्सेस यूरोप। किसकी कहानी है, ब्रिटिश वर्सेस यूरोपियन कंपनीज, किसके लिए, इंडिया के लिए। नेक्स्ट जो कहानी हम देखेंगे वो होगी ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। भाई भारत में उस समय आप देखोगे मुगल जो साम्राज्य है वो एकदम तहस नहस हो चुका है। आप कोई पावरफुल रूलर नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। एकदम डेक्कन में आप देखोगे तो जो मराठा हैं उनकी शक्तियां बढ़ रही हैं। मराठाओं के बाद सिख जो एम्पायर है उसकी शक्तियां आप तो धीमे धीमे बढ़ते हुए देखोगे। जो मुगल साम्राज्य से अलग जो जगह बनी है, जैसे बंगाल बना है, हैदराबाद बना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर्स निकल के आएंगे। तो इन लोगों से ब्रिटिशर्स कैसे निपटेंगे, ये कहानी हम लोग आने वाले एपिसोड्स में, आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ये क्लासेस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हो, आप इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो, या केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री जाननी है, आप चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, आप ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हो, यू आर गिविंग एनी एग्जाम XYZ, अगर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है तो ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं यही चाहूँगा कि आप इसी तरह से संबोधि को और मुझको प्यार देते रहें, और बाकी सब दोस्तों के साथ भी जो क्लास है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की या रिवर वाली जो सीरीज है, सब आप शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, कमेंट सेक्शन आप लोग अपने आंसर से फिल कर रहे होंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार जब वो स्टेट्स निकल के आता है तो मैं देखता हूँ कि 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% लोग आज भी जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के लिए, बट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल जो यहाँ पे आपके सामने खड़ा है, वो जो नंबर्स निकल के आते हैं उसके बाद वो नंबर मुझे क्या देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। अगर वो नंबर 400 की जगह 4000 होगा तो आप पाओगे कि जो एनर्जी है, अभी मान लेते हैं अभी 80% एनर्जी है या 90% जो एनर्जी है वो 800-900% एनर्जी तक पहुंच जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हालांकि आपका कहीं से भी नुकसान नहीं होने दूँ, इन नंबर्स को आड़े नहीं आने दूँ, पर दिल है कि मानता नहीं है ना। और थोड़ा सा मोटिवेशन यार मुझे भी चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं भारत, और भारत में जो रियासतें थी, भारत के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें क्या क्या होता है उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्या करना है आप, अब आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाती है, कोई सी भी किताब आप चाहे बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, मेरी पर्सनल स्पेक्ट्रम है तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता था। स्पेक्ट्रम अगर आपके पास है, या एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री की पुरानी किताब है आपके पास, उसको आप पढ़ते रहो मेरे साथ साथ। जो भी चीज़ें वहाँ पे आपको लगती हैं कि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये फैक्ट यहाँ पे सर ने क्लास में नहीं बताया था, ये फैक्ट यहाँ पे लिख लिया जाए, तो वहाँ पे नोट डाउन कर लिया करो। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो कोशिश किया करो नोट्स बना दिए जाएँ। ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं आज। यहाँ तक मैंने अभी तक रुका हुआ था, क्यों रुका हुआ था, क्योंकि अब एक पूरा यूनिट जो है, एक पूरा जो सेगमेंट है वो खत्म हो गया, तो आज ये मैं आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, जो भी आपको नोट्स बनाने, प्रिंट आउट लेने, वो ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।